हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। नहीं, प्रताप का चरित्र एकदम अच्छा है, पर यह घटना कैसे घट गई, पुष्पा दीदी और भवेश बाबू किसी को समझ नहीं आया। राय चौक रेडिसन फोर्ट में प्रताप की कंपनी का एक मीटिंग चल रहा था। 2 दिन का प्रोग्राम है। दूसरे दिन के लास्ट में एक कॉकटेल डिनर। प्रतिवर्ष ही यह होता है। 1 साल पहले इस डिनर में प्रताप ने पूरी रात मज़ा किया था, किंतु कुछ महीने से प्रताप को यह सब अच्छा नहीं लगता। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कहीं घूमना अच्छा नहीं लगता, बात करना अच्छा नहीं लगता, सिनेमा देखने की इच्छा नहीं करता, मुकेश की दुकान में जाना भी अच्छा नहीं लगता, लोगों से मिलने की इच्छा नहीं करता, हंसने की इच्छा नहीं करता, मज़ा करने का इच्छा नहीं करता, बल्कि दुख पाने की भी इच्छा नहीं करता। उसकी सारी चैतन्य व साम्राज्य केवल वह मूर्ति है। देवी माँ ने खाना खाया, माँ खुश है, माँ तृप्त हुई या नहीं, आज माँ कब सोने जाएंगी, माँ को क्या आज भोग पसंद आया, माँ ने आज भी क्यों भोग ग्रहण नहीं किया। उसको अपने काम में मन नहीं है, उसके अंदर कोई उत्साह नहीं है। यह देवी ही उसके सारे अस्तित्व पर अधिकार कर लिए हैं 1 ही महीने में। बहुत दिन की न कटी दाढ़ी, गाल पूरा टूट चुका है, बाल इधर उधर जैसे तैसे, कपड़े साफ सुथरे नहीं, शरीर से पसीने की गंध आती है। कोई भी चीज़ में ध्यान नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई घृणा नहीं है, जीवन का कोई स्वाद नहीं है और मृत्यु का कोई भय भी नहीं है। मुकेश आया था इस घर में बहुत दिन उसके दुकान पर न जाने की वजह से। उसका खबर पूछने आया था। बात करने की बहुत कोशिश की, पर अंत में हाल चाल पूछकर ही उठ गया। जाते वक्त पुष्पा दीदी को अलग में बुलाकर खुद का नंबर दे गया। बोल कर गया है, कुछ काम हो तो फ़ोन करना। ऑफिस में भी इसी बात की गर्मा गर्मी है। समझता है प्रताप, हंसी खुशी में रहने वाले लड़के में तुरंत इतना बदलाव से कोई भी अनभिज्ञ न रहा। मैनेजर साहब है बंगाली, बहुत ही अच्छे ख्याल के। वो भी केबिन में बुलाकर यह जानने की कोशिश की, ऐसा हाल क्यों। प्रताप जवाब देते देते परेशान हो गया है। इस अकारण जगत के कर्म व्यवस्था, व्यस्तता, कौतूहल, ये सब लेकर वो संपूर्ण उदासीन है। उसकी चाल चलन बदल जाती है। केवल रात के समय आँख में आती है एक उज्ज्वल दीप्ति। तब वो नहाकर एकाग्र चित्त में बैठता है और पूजा करने लगता है। बहुत रात तक पूजा पाठ करके फिर कुछ खाने जाता है। खाने के पहले उस देवी मूर्ति के सामने अच्छे से सजा कर जाता है भोग। विशेष कुछ नहीं, उसके घर में जो कुछ भी खाना बनता है वही सब वो एक थाली में सजा देता है। उसका विश्वास है बेटा जो खाता है माँ भी वही खाती हैं। अगले दिन उठकर भोग को जैसे तैसे देखकर वह मायूस हो जाता है। आज भी माँ ने उसका भोग ग्रहण नहीं किया और कितने दिन माँ अपने संतान की परीक्षा लेंगी। तब वही महाप्रसाद खाकर ऑफिस जाता है। भवेश बाबू चौराहे के पंडित पुरोहित को एक दिन बुलाया था। वह तो मूर्ति को पहचान ही नहीं पाए, बल्कि प्रताप के यह सब कार्य को देखकर स्तंभ रह गए। प्रवीण पुरोहित बहुत दिन से इसी जगह पूजा कर रहे हैं। प्रताप को अपने आँख के सामने उन्होंने बड़ा होते देखा है। वह व्याकुल होकर प्रताप का हाथ पकड़कर वृद्ध स्वर में बोले, बेटा ये सब मत करो, कुछ मना कर रहा है, इसको पहचान नहीं रहा, इनका बीज मंत्र भी नहीं जानता, ऐसे ही देवी की पूजा नहीं करते बेटा, देवी क्रोधित होती हैं। बेटा तिब्बती मूर्ति है, उनका तंत्र मंत्र बहुत ही विभत्स है। अनेक अपदेवी व डाकनी विद्या का उल्लेख है। पूजा का प्रकार अलग अलग है, विभिन्न मुद्रा है, यौगिक मंडल होता है। बेटा तुम इसको ससम्मान लौटा दो। कहीं से कुछ अनर्थ हो जाएगा बेटा, दया करके वापस लौटा दो। पागलों की तरह खिलखिलाकर हंस उठा प्रताप। वह विभत्स हंसी को सुनकर चहक उठे थे प्रवीण पुरोहित।
हंसते हंसते प्रताप ने बोला था, माँ का मामला है काका, टेंशन मत लीजिए। माँ मेरे साथ बात करती हैं, हंसती हैं, मेरे माथे को सहलाती हैं। खाएंगी खाएंगी माँ, एक दिन ज़रूर खाएंगी। मेरा दिया हुआ भोग माँ ज़रूर खाएंगी। मैं आपको दिखाऊंगा काका, आप सुन रहे हैं? हाँ, माँ का बुलावा, आप सुन रहे हैं? क्या हुआ, आप नहीं सुन पा रहे हैं? माँ का बुलावा, बोलिए। जहाँ तक वृद्ध वृद्ध पुरोहित रो ही दिए थे और बोले, तू शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। ऐसा नहीं होता, ऐसे ही खाना रख देने पर देवी ग्रहण नहीं करती। भोग निवेदन की पद्धति होता है, मंत्र होता है, नियम होता है। पुरोहित को खींचकर बाहर लाए थे भवेश बाबू। कुछ बात होती है उन दोनों के बीच, यह विशेष किसी को पता नहीं। सूर्य ग्रहण की रात। बहुत जोर देने के बाद भी मीटिंग के ख़त्म होते ही गाड़ी लेकर निकल गया था प्रताप। रात में माँ को भोग न देने पर उसका खाना और सोना नहीं होता, इसलिए खूब तेज़ी से गाड़ी लेकर आ रहा था वो। मध्य नवंबर संध्या, ग्रामीण इलाका, कुछ घना कोहरा छाया हुआ है। रास्ते में उसके भी ऊपर अमावस्या का अंधकार। दोपहर में एक बार बरसात होने के कारण काफ़ी ठंडी हवा है। रास्ता जनशून्य है, एक कुत्ता भी नहीं दिख रहा है। आसपास के बंद दुकानों को देखकर समझा जा सकता है कि वह अमावस्या के कारण ही है। कुछ दूर चलते ही एक मोड़ पर गाड़ी रोकने पर विवश होता है प्रताप। रास्ते के बीचों बीच खड़ी एक महिला हाथ उठाकर गाड़ी को रोकने का इशारा कर रही है। दूसरे समय होने पर प्रताप गाड़ी को लेकर पास से चला जाता है। हाईवे डकैती के लिए ये जगह खासा प्रसिद्ध है। बहुत तरीके हैं इन गैंग का लूट करने के लिए, पर कुछ सोचकर महिला के पास आकर गाड़ी को रोका प्रताप ने और बोला, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोका आपने? महिला ड्राइवर के विंडो के पास आई। गेट के कांच को नीचे किया प्रताप ने। रोते हुए वह महिला बोली, मैं खूब परेशान हूँ बड़े बाबू, मुझे बचाइए। मेरा कोई नहीं है, कहीं नहीं जा सकता। देवरों ने एक कपड़ा देकर घर से भगा दिया। पूरा दिन कुछ नहीं खाया हूँ, मुझे बचाइए। गाड़ी को लॉक करके नीचे उतरा प्रताप। कंपनी से रात का खाना मिला था, वही उसे दे दिया। वह महिला मानो बहुत भूखी है, तभी इतनी तेज़ी से सब खा रही है। उसके वेशभूषा में दरिद्र की छाप स्पष्ट है। कुछ गाढ़ा शरीर का रंग, इधर उधर बिखरे बाल। म्लानी मध्यम उम्र की महिला होने के बाद भी प्रताप की नज़र इधर उधर पड़ ही जाती है। लगता है यौवन काल में अच्छा खासा सुंदर थी। अभी लगता है कि इस असहाय महिला की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। 2 वक्त की रोटी के लिए परिवार ने खुद से अलग कर दिया है। खाना खत्म होने पर पानी की बोतल आगे कर देता है प्रताप। महिला ने हाथ धोकर बहुत सा पानी पिया, तब तुरंत प्रताप के पैरों पर गिरकर रोते हुए बोली, मुझे बचाइए बड़े बाबू, मेरा 3 कुल में कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? ये सियार कुत्ते मुझे खा जाएंगे। बड़े बाबू, मुझे ऐसे ही मत छोड़ कर जाइए। मैं सब कुछ कर लेती हूँ, घर के काम, बर्तन धोना, सब कुछ। मैं ब्राह्मण की लड़की हूँ, खाना बनाना भी अच्छे से जानती हूँ। आपको कोई असुविधा नहीं होगी। मुझे छोड़ के मत जाइए बड़े बाबू। मेरा कसम 2 मिट्टी खाने को दीजिएगा व 1 कपड़ा, पर मुझे ऐसे छोड़कर मत जाइए। प्रताप अविवेकी नहीं है, पर इस अंधेरी ठंडी की रात में प्रताप की चिंता भावना कुछ खो गया। ऐसा हुआ मानो प्रताप की सभी चैतन्य शक्ति क्षीण होने लगी। ऐसा लग रहा है मानो एक काला लंबा छाया उसकी बुद्धि को हर ले रहा है। अगर ये माँ का आदेश हुआ तो? माँ अगर ऐसे ही अपने संतान की परीक्षा ले रही हो तो क्या करेगा प्रताप? क्या वो इसे अनदेखा करके चला जाए या उसे लेकर ही आए? पता नहीं कौन है। कुछ खाई नहीं थी, खिला दिया। अब गाड़ी लेकर चले जाना ही ठीक है। नहीं, खाना बनाने के काम में पुष्पा दीदी की हेल्पिंग हैंड हो सकती है। महिला को उठाकर खड़ा कराया प्रताप ने, फिर बोला, तुम खाना बनाना जानती हो? हाँ, सब जानती हूँ, एक सटीक उत्तर। प्रताप बोला, अच्छा है, चलो फिर साथ में कुछ लेना है। नहीं बड़े बाबू, कुछ नहीं है। एक खटक प्रताप के मन में सवाल को लेकर आया। कुछ भी नहीं है लेने के लिए? निदान के लिए एक पोटली तक नहीं? लोग ऐसे एकदम खाली हाथ में ही घर कैसे छोड़ते हैं? फिर प्रताप बोला, नाम क्या है तुम्हारी? महिला धीरे से बोली, डुमरी।
मेरा नाम डुमरी है। डुमरी को लेकर रात में घर घुसते हुए देख भौं फैलाकर पुष्पा दीदी बोली, ये किसको लेकर आए हो प्रताप? डुमरी एक कोने में सिकुड़ कर खड़ी हो गई। जूता खोलते खोलते पूरी घटना पुष्पा दीदी को बताया। फिर बोला, ऊपर पुराने सामान के घर को खोल दो पुष्पा दीदी, डुमरी वहीं पे रहेगी। और हाँ, आज से खाना व अन्य काम वही करेगी, उसको सब बता देना। फिर डुमरी से बोला, आज किसी तरह चला लो, कल पुष्पा दीदी लोग बुलाकर साफ करवा देंगी घर को। जो कुछ लगे पुष्पा दीदी को बोलना और पुष्पा दीदी के बात ही मानना। ये जो बोलती हैं वही होता है इस घर में, ठीक है? अत्यंत अप्रसन्न मुख से डुमरी को ऊपर ले गई पुष्पा दीदी। कुछ देर बाद आकर प्रताप को बोल पड़ी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कहाँ की है, कौन है, जानते पहचानते नहीं हो? कौन सी जात की है, पागल तो नहीं है? तुम क्या जानते हो, कहीं चोर व गुंडा के लोग भी तो हो सकती हैं। रास्ता में मिली तो लेकर चले आए, क्या बुद्धि विवेक सब वह मूर्ति ने खा लिया? गुस्सैल आँख उठाया प्रताप ने। उसके दोनों आँख को देखकर पुष्पा दीदी की हृदय गति बढ़ गई, डर से कांप गई। प्रताप भारी आवाज़ में बोला, पुष्पा दीदी, देवी माँ ने उसे मेरे पास भेजा है। माँ के आदेश को अनदेखा नहीं किया जाता, वो तो तुम जानती ही हो दीदी। देखिएगा उसको कोई असुविधा न होने पाए। और सुनो, मेरी तौलिया देकर जाओ, स्नान करने जाना है। मेरा खाना और माँ का भोग तैयार तो है ना? यही बोलकर धीरे से बाथरूम की तरफ चला गया है प्रताप। ऐसा लगता है पुष्पा दीदी के साथ आमने सामने यही अंतिम बात हुई थी प्रताप की, क्योंकि सवेरे उठकर पता चला पुष्पा दी अपने बिस्तर पर नहीं है। अगले दिन पूरा आस पड़ोस एक साथ जुट गए प्रताप के घर पर। इलाके में खूब उत्तेजना है। मुखर्जी परिवार इस इलाके के एक सम्मानित परिवार हैं। प्रताप को भी लोग पसंद करते हैं और पुष्पा दीदी को भी इलाके में सभी जानते हैं। मुखर्जी के घर एक सदस्य की तरह। प्रताप पूरी घटना से हतप्रभ हो गया। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंत में भवेश बाबू ही आकर पुलिस को संदेश दिए। पुलिस ने बहुत खोजा पर पुष्पा दीदी कहीं नहीं मिली। भद्र महिला एक वस्त्र में घर छोड़कर चली गई, चप्पल तक नहीं ले गई, एक भी खुद की सामान नहीं ले गई, 1 रुपया तक नहीं। पुलिस आकर आसपास पूछताछ की। प्रताप और भवेश बाबू से बहुत कुछ जानना चाहा, पर दोनों के कई बयान के बाद भी कोई साक्ष्य न मिली। डुमरी को पुलिस ने पहले ही दिन क्लीन चिट दे दिया। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, कुछ देर की साथ थी और क्रमागत क्रंदनयन के ग्रामीण महिला से और कितना सवाल पूछा जाए। मतलब एक सभ्य महिला अपने आप गायब हो गई। भवेश बाबू चिंतित थे। उन्हें इन सब के बीच किसी अलौकिक घटना की सुगंध आ रही थी, पर यह बात पुलिस को बताने से कुछ नहीं होगा, वो इसे हंसी में ही उड़ा देंगे। प्रताप इन सब चीज़ों को शांत होकर ही देख रहा था। पुलिस की सहायता से लेकर खबर ऑफिस के भाग दौड़ तक, निराश खुद दुख से के साथ। उसको कोई विकार नहीं है, जैसे उसने मान लिया है कि पुष्पा दीदी और कभी वापस नहीं आएंगी, फिर नहीं आएंगी, फिर खाने को नहीं बुलाएंगी, फिर कपड़े सजाकर नहीं रखेंगी और प्रताप के बीमार होने पर पागल की तरह नहीं बनेंगी। ऐसा लग रहा है उसका मन किसी और वस्तु के प्रति में मशगूल है, जहां पुष्पा दीदी के अस्तित्व की ज़रूरत नहीं। हाय, भवेश बाबू काश जानते इसके पीछे का कारण। पुष्पा दीदी के खाने के बाद इस घर में आना बंद किया भवेश बाबू ने। इस शौकहीनता का कारण केवल प्रताप और डुमरी ही जानते हैं। प्रताप यह मानने को बाध्य हो गया कि डुमरी बहुत ही बुद्धिमान महिला है। इन सब घटनाओं के बीच में भी घर की सभी काम खुद के ऊपर ले ली है। उसको रसोई घर व घर के कोई भी काम दिखाना नहीं पड़ता। वह सब कुछ जानती थी, मानो वह बहुत समय से इसी घर में रहती है। अविश्वसनीय तेज़ी से काम करती है। प्रताप को कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं होती। पुष्पा दीदी जिस दिन खो गई उसी दिन
खाना बनाया था डुमरी ने। प्रताप स्नान करके पूजा में बैठा और भोग लगाया। माँ को उसके बाद प्रतिदिन की तरह बाहर आकर स्टडी रूम के दरवाजे में ताला लगा देता। अगले दिन सुबह स्टडी रूम के दरवाजे को खोला प्रताप ने और तीव्र आनंद से झूम उठा। मन के अंदर आ गया था समुद्र जैसी लहर। देवी माँ ने सुन ली, माँ ने सुन ली। अंत में बालक के प्यार के आगे माँ हार गई। माँ माँ बोलते हुए दरवाजे को पकड़कर कांपते हुए प्रताप रो पड़ा। उस देवी मूर्ति के सामने रखा सभी खाना इधर उधर बिखरा हुआ है। किसी ने दोनों हाथों से कुछ खाया है और कुछ मेज के पास से ही गिराया और फैलाया है। एक दो दाना मूर्ति के मुंह पर भी लगा हुआ है। साष्टांग प्रणाम किया प्रताप ने। रोने की आवाज़ सुनकर डुमरी भी आई। वह भी उसी अवस्था में नमस्कार करती रही। उसके बाद से एक ही क्रिया प्रतिदिन घटित हो रहा है। रोज़ रात को पूजा करके डुमरी की बनाई खाना भोग के रूप में सजाकर फिर खुद खाकर सोने जाता प्रताप। आजकल उसको बहुत गहरी नींद लगती। कभी कभी एक हंसने व चूड़ी की आवाज़ उसके कानों को छूकर निकल जाती। फिर जब नींद खुलती तो सुबह खुद के हाथों से स्टडी रूम के दरवाज़ा को खोलकर देखता वही एक ही दृश्य। समस्त खाना खाया हुआ, बाकी स्टडी रूम में बिखरा हुआ और मूर्ति के मुख पर 2 दाना लगा रहता। उसके लिए देवी माँ के इस असीम करुणा को देखकर उसकी आंखों से आंसू की धार बह निकलती। 1 महीने बाद सवेरे के समय प्रताप के घर आए भवेश बाबू। एक दिन पहले शाम को थाना में गए थे। वो पुलिस पुष्पा की कोई खबर न पाकर केस बंद कर रहा है। यही बात बताने मध्य दिसंबर की सुबह वह प्रताप के घर आए थे। पुष्पा के जाने के बाद प्रतिदिन आना बंद कर दिया था भवेश बाबू ने, किंतु यह खबर देना जरूरी था। बाहर का दरवाज़ा खुला ही था, शायद दूध व पेपर लेने के लिए। अंदर जाते ही ठहर गए भवेश बाबू। स्टडी रूम के सामने हाथ जोड़कर खड़ा प्रताप माँ माँ की ध्वनि सुनाई दे रहा है। पीछे डुमरी खड़ी है। वह खुद के इंद्रियों से समझ गई कि कोई आया है और तुरंत रसोई घर में चली गई। भवेश बाबू ने एक बार धीरे से उसे बुलाया। प्रताप ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद आगे आकर प्रताप के कंधे पर हाथ रखा भवेश बाबू ने। प्रताप मुड़ के खड़ा हुआ। गाढ़ा लाल आँख, अद्भुत उज्ज्वल दृष्टि। भारी गले से प्रताप बोला, काका आ गए? देखिए, माँ ने मेरा दिया हुआ भोग खाया है। देखे, माँ ने मेरा बुलावा सुना है। कहाँ है आपके वो पंडित पुरोहित? बुलाइए उन्हें, आकर देख लें बालक के बुलाने पर माँ सुनती है कि नहीं। घर के अंदर के दृश्य को देखकर शरीर सहम गया भवेश बाबू का। एकदम अंधकार, बंद घर में हवा के साथ मिला हुआ बासी सड़ने की गंध। इस सुबह में भी एक नाइट लैंप जल रहा है। उस प्रकाश में और भी भयानक दिख रही है वो तिब्बती देवी मूर्ति। कितना भयानक, कितना गंदा वह दृश्य है। कुछ अमंगल की आशंका में सहम गए वो। जोर से खींचकर बाहर लाया बैठाया प्रताप को भवेश बाबू ने। ठीक से देखने पर लगा प्रताप इन दिनों में बहुत पतला हो गया है। गाल बैठ गया है, गले की हड्डी ऊंची हो गई है, आँख के नीचे गाढ़ा कालापन आ गया है, हाथ की नसें स्पष्ट दिख रही हैं। केवल आँख ही उज्ज्वलता से भरा हुआ है। अब गाढ़े लाल से धीरे धीरे सामान्य हो रहा है क्रमशः। उसी तरह देखकर आँख से आँख मिलाकर पूछा भवेश बाबू ने, ये सब कब से हो रहा है प्रताप? उत्साह से पूरी कहानी बताता चला गया प्रताप, कुछ भी नहीं छोड़ता। कुछ देर मूर्ति की तरफ देखते रहे भवेश बाबू, फिर बोले, मुकेश का दुकान पार्क स्ट्रीट में कहाँ है, ठीक से बताओ। प्रताप आजकल बीच बीच में नीमतला शमशान में जाकर बैठा रहता है। वैसे नीमतला घाट उसके दक्षिण घर से बहुत दूर है, लेकिन दक्षिण के गरिया महाशमशान, सिरियारी व केवड़ा तल्ला के किसी भी घाट पर इस नीमतला व काशी मिट्टी का घास जैसा गंगा की हवा नहीं मिलता। आजकल शमशान बहुत अच्छा लगता है उसको, शांत शीतल जगह।
वहाँ कोई भी उसके उसके इन महीनों में परिवर्तन को लेकर कुछ नहीं पूछता। शमशान के एक कोने में चुपचाप बैठा रहता है वो। दिसंबर के बीचों बीच का समय, अगले दिन अमावस्या है। प्रायः 1 महीना हो गया पुष्पा दीदी को गए हुए। भवेश काका भी आए थे 10 दिन पहले। उसके बाद उनकी कोई भी खोज नहीं। इन 10 दिनों में प्रताप का शरीर और भी खराब हुआ। ऑफिस के लोग भी आश्चर्य हो गए हैं शरीर के इस अवस्था को देखकर। लेकिन नहीं, प्रताप को लगता है कि वह स्वस्थ है। एक दिन ऑफिस छोड़ बीच में ही चला आया प्रताप। तब से पूरे 5 दिन की छुट्टी पर है। सभी चीज़ें ठीक है। प्रतिदिन देवी माँ भोग खा रही हैं। अर्धभुक्त खाना पूरे स्टडी रूम में फैलाया रहता है। लेकिन एक सोच उसके मन को परेशान किए हुए है। पुष्पा दीदी के जाने के बाद खाना डुमरी पकाती है। निश्चित ही वह खाना बहुत ही अच्छा है, वरना माँ ने वह भोग क्यों स्वीकार किया। कहाँ पुष्पा दीदी की पकाए खाने को तो माँ ने कभी भोग में स्वीकार ही नहीं किया। लेकिन पकाया खाना किसी कारणवश प्रताप को अच्छा नहीं लगता। खाने में हर वक्त वो एक बेकार गंध पाता है। हो सकता है कोई कारण नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन खाने को मुंह में डालते ही अज्ञात कारण से शरीर कांप उठता है उसका। आजकल तभी खाना पीना खूब कम हो गया है उसका। जितना भी उससे होता है वही आमलेट व चावल खाकर चला जाता है। डुमरी बहुत बिगड़ती है, उसको इतना सब कुछ पकाया खाना अब वो क्या करेगी। आजकल तो प्रताप के घर के आसपास कुत्ते और बिल्ली भी नहीं आते। इतना ही नहीं, घर के ऊपर से कौवा तक नहीं उड़ता। यह भी उसने ध्यान दिया है। शाम के वक्त नीमतला शमशान में आज भी उदासी मुख बनाकर एक सीमेंट के बेंच पर प्रताप बैठा हुआ था। खूब जोरों की भूख लगी है। उसको उठकर पास के एक दुकान में गया, यह पूछने की कुछ खाने को है या नहीं। दुकानदार ने बताया कि आज कस्टमर कुछ ज़्यादा हैं, तुरंत एक रोटी और जलेबी है। तब तक इसी से अपने भूख को शांत करो। आधा घंटा बाद वो शाम के नाश्ते का प्रबंध कर लेगा। अभी रोटी को हाथ में लिया ही था कि पास ही से आए एक आवाज़ को सुन प्रताप रुक गया। अकेले अकेले ही खाएंगे आप इसे? हाफ हाफ करके भी तो खा सकते हैं। हमको भी नगेंद्र ने बोला है आधा घंटा बाद रोटी पक्का मिलेगा, तब आपका भाग आपको दे दूंगा। वैसे मैं किसी को कहता नहीं हूँ, पर आज भूख अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पास ही मुड़कर देखा प्रताप। इस शाम के अंधकार में कब पास आकर यह आदमी बैठा, ध्यान ही नहीं दिया उसने। देखने से भिखारी व बहेतू तो नहीं लगता। सफ़ेद व कम हाइट का एक आदमी, साधारण एक हाफ शर्ट व ट्राउज़र पहने हुए, दोनों आँख आश्चर्य रूप से उज्ज्वल, जैसे इसमें कई बातें खेल रही हैं। प्रताप को कुछ दया आई। उसने रोटी को फाड़कर 2 भाग किया और दाहिने हाथ के भाग को उस आदमी को दे दिया और जलेबी के पॉलीथीन को बढ़ा दिया। वह आदमी रोटी को टुकड़े को लेकर अद्भुत भाव से प्रताप के चेहरे को ही देखता रहा। फिर पूछा, दाहिने हाथ के बड़े टुकड़ों को ही दिया तुमने? बाएं हाथ के छोटे टुकड़े को भी तो मुझे दे सकते थे। प्रताप धीमे स्वर में बोला, वो सब समझ कर नहीं दिया मैंने। अपने कहा भूख लगी है, और वैसे भी नगेंद्र कुछ देर बाद तो बना ही दे रहा है। वह आदमी रोटी के टुकड़ों को माथे से लगाया, फिर स्पष्ट संस्कृत में बोला, श्रद्धा या देयम श्रिया देयम। यह बोलकर रोटी को मुख में डालकर परम तृप्ति के साथ चबाने लगता है। प्रताप को वह आदमी काफ़ी अच्छा लगा। अपने भाग के रोटी को जलेबी के साथ चबाते हुए बोला, आपका घर कहाँ है? वह आदमी गंभीर सांस छोड़ते हुए बोला, बहुत दूर है बाबू, नवदीप नदिया जिला। प्रताप बोला, अच्छा, आपको संस्कृत अच्छे से आता है, क्या करते हैं आप? वह आदमी बोला, वही छात्रों को पढ़ाता हूँ और पूजा पाठ भी करता हूँ। यह हमारा पारिवारिक काम भी है, कह सकते हो। प्रताप बोला, ओह, आप टीचर हो? पहले बोलना चाहिए था ना, मेरे पिताजी भी प्रोफेसर थे।
वह आदमी खुश होकर बोला, वाह वाह, बहुत अच्छा। पता है सभी दानों में सबसे श्रेष्ठतम दान होता है शिक्षा दान। प्रताप बोला, तब आप नवदीप छोड़कर कोलकाता शमशान में क्या कर रहे हैं? वह आदमी बोला, अरे क्या बताऊं, एक किताब लिखा हूं, उसी को लेकर पब्लिशर के साथ बात करने के लिए कोलकाता आया हूं। काम हो गया, सोचा एक बार यहाँ घूम ही कर ही जाता हूँ। शमशान अति शुद्ध स्थान है, पूरा चित्त साफ हो जाता है यहाँ बाबू, समझे? प्रताप बोला, वाह, आप भी किताब लिखते हैं, अच्छा है। तो किस प्रकार की किताब? वह आदमी बोला, वही पूजा पाठ की किताब। इधर उधर के पूजा प्रथा, तंत्र मंत्र सब एक साथ रखकर एक संकलन किया हूँ, ज़्यादा विशेष कुछ नहीं है। प्रताप खुश होकर बोलता है, वाह पुजारी जी, तंत्र मंत्र का भी ज्ञान है, आप तो बड़े इंटरेस्टिंग हैं पुजारी महाराज। वह आदमी खुले स्वर में बोला, तंत्र मंत्र ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बाबू, आदमी के अंदर प्रेम से बड़ा कोई भी तंत्र नहीं होता। अब यही देख लीजिए, तुमने केवल एक रोटी के 2 भाग करके प्रेम से बड़े भाग को दाहिने हाथ से मुझे दे दिया। इससे बड़ा और कोई तंत्र मंत्र हो सकता है क्या? समझे? बहुत पूजा पाठ करके एक सार समझा हूँ, प्रेम है सबसे बड़ा तंत्र, सबसे बड़ा जादू। प्रताप चुप रहा। वह आदमी एक तीक्ष्ण नज़र से प्रताप को देख रहा था। कुछ देर ऐसे ही देखते रहे। बाप रे बाप, क्या दृष्टि है! प्रताप सिकुड़ सा गया। तब वह आदमी अपने ही में ही बोला, आप तो त्रिगुण हैं, राजेश्वरी, दूसरे के साधक, भूल से अपने बालक की विनाश कभी करेंगी आप? यह बोलकर उस आदमी ने अपने जेब से कुछ निकाला। प्रताप ने देखा कि एक लाल धागे की माला, जिस पर केवल रुद्राक्ष के जैसा एक स्फटिक है और कुछ नहीं। प्रताप के कुछ बोलने से पहले ही उस आदमी ने वह माला प्रताप के गले में डाल दिया। फिर हंसी मुख से बोले, लीजिए बाबू, एक चीज़ देकर जा रहा हूँ, कभी भी गले से मत खोलिएगा। जब इसका काम समाप्त हो जाएगा, यह अपने आप मेरे पास चला आएगा। कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। अत्यंत भूखे को जो बिना कुछ सोचे समझे खूज का भोजन दे दिया, ये महामाया उसकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रताप पहले अचंभित हुआ, फिर बोला, कोई बात नहीं, ये मुझे क्यों पहना दिया, मैं इसे क्यों पहनूं? वह आदमी बोला, रखिए न बाबू, इससे आपको कोई परेशानी नहीं है। विपत्ति में एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य के काम आता है। प्रताप बोला, विपत्ति? कैसी विपत्ति? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा। कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, सुनो, बारिश, तूफान, बिजली गिरे, जो भी हो, पृथ्वी इधर से उधर पलट जाए, तुम इस माला को मत खोलना। अगर बचना चाहते हो तो यही तुम्हारा प्राण है, इसको अपने से अलग मत करना। जो मैंने कहा उसे याद रखना। यह पहली बार था जब वह आदमी अपने कंठ को भारी करके बोला। यह सब सुन आश्चर्य हुआ प्रताप। वह आदमी तब तक खड़े हो गए थे, प्रताप भी खड़ा हुआ था। कांपते गले से बोला, आप कौन है, ज़रा मुझे बताएंगे? नाम तो कम से कम बता दीजिए। वह आदमी हंसकर बोला, नाम जानकर क्या करोगे, तुम्हारे साथ मेरा कभी और सामना नहीं होगा। तब भी जब तुम जानना चाहो तो बता ही देता हूँ। मेरा नाम है केहेन मैत्री, पिताजी महेश मैत्री, नवदीप के मैत्री वंश का लड़का हूँ मैं। आगे के अंधकार में वो आगे बढ़ते हुए साथ में मिल जाते हैं। उसी शाम के अंधकार से आवाज़ आता है, मैंने जिस किताब को छापा है उसमें देखिएगा मेरे नाम के पास एक उपाधि लिखा है। लोग मुझे उसी उपाधि में ही ज़्यादा मानते हैं या ज़्यादा जानते हैं। अगम वागीश मेरा पूरा नाम है, कृष्णानंद अगम वागीश। एक मन से पूजा कर रहे थे द्विजुक्तम मिश्र। उनके घर कम से कम 500 वर्ष पहले की काली मूर्ति प्रतिष्ठित है। माँ के संध्या काल की पूजा वही करते हैं। पूजा खत्म होने पर साष्टांग प्रणाम किया माँ को, फिर पीछे मुड़कर देखा, मंदिर के सामने ही 2 लोग भक्तिमय हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। एक लोग कुछ वृद्ध और एक पुरुष। द्विजुक्तम
बाबू के पुत्र वधू ने आकर उन्हें बताया कि ये दोनों आपसे मिलने आए हैं कोलकाता से, कह रहे हैं बहुत ज़रूरी है। दोनों लोगों में से जो थोड़ा वृद्ध है उन्होंने सिर झुकाकर नमस्कार किया और बोले, नमस्कार स्वामी, मेरा नाम भवेश भट्टाचार्य है, मैं कोलकाता से आया हूँ। एक समय कॉलेज के इतिहास में पढ़ाता था, अब रिटायर्ड हो गया हूँ। मेरे साथ ये जो लड़का आया है इसका नाम मुकेश अग्रवाल है। पार्क स्ट्रीट में उसका एक दुकान है पुराने सामानों का, आपने शायद इसे कहीं देखा है। मुकेश भी सामने आकर प्रणाम किया और हंसकर बोला, यही महीने 2 महीने पहले इस ज़मींदार के घर से पुराने सामान खरीद लेकर गया था ना। आपने एक मूर्ति दिया था फ्री ऑफ कॉस्ट, याद है आपको? द्विजोक्तम मिश्र के चेहरे पर सोच, भय, आतंक सभी भाव एक साथ ही आ गया। फिर धीरे से हंसकर बोले, हाँ हाँ ठीक से याद है, बताइए आपकी क्या सेवा करूं? फिर अपने पुत्र वधू से बोले, उससे पहले हम सब के लिए एक कप चाय लेकर आओ बेटी। भवेश बाबू बोले, तब यहीं पर बैठूं स्वामी जी? द्विजोक्तम मिश्र बोले, हाँ हाँ, माँ का मुखमंडल कितना सुंदर है, जगत जननी महामाया माँ। फिर से प्रणाम किया भवेश बाबू ने। मंदिर के चौखट पर ही द्विजोक्तम मिश्र बैठ गए। फिर बोले, ये जो काली माँ की मूर्ति आप देख रहे हैं, यह हमें विशेष तरीके से प्राप्त हुआ था। हमारे एक पूर्व पुरुष बहुभाषाविद थे। मल्लभूम के मल्ल राजाओं के नाम तो आपने सुना ही होगा, आप तो इतिहास के अध्यापक हैं। तो हमारे वो पूर्व पुरुष, उनका नाम था दनुज दमन मिश्र, राजा चंद्रमल्ल के पास काम करते थे। उनका काम था मल्लभूम के संथाल और मुंडा जनजात के लोगों को राजा के साथ मिलवाने का। एक बार कुछ गलतफहमी के कारण राजा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने इन आदिवासियों को मार डालने और भागने का आदेश दिया। तो हमारे पूर्व पुरुष राजा को किसी तरह समझाकर उनका क्रोध शांत किया और सब ठीक किया। कृतज्ञता के कारण मुंडा सरदार ने अपने पूजित देवी माँ काली की मूर्ति उन्हें उपहार स्वरूप दिया। तब से यह अधिष्ठात्री मूर्ति हम लोगों के गृह देवी हैं। तब तक चाय आ गई थी। पीते पीते भवेश बाबू अपने असली प्रसंग में आ गए। स्वामी जी, अपने एक देवी मूर्ति इस मुकेश को ही ऐसे ही दे दिया था, उस मूर्ति के बारे में कुछ पूछना है। द्विजोक्तम मिश्र एकदम चौंक उठे, मानो एक पल में जम से गए हों। फिर बोले, वह तो 1-2 महीने पहले की बात है। एक मूर्ति थी जो मैंने दे दी, बल्कि मैंने उसका दाम भी नहीं लिया। उसको लेकर इतना प्रश्न क्यों? क्या मैंने कोई गलती की है? भवेश बाबू बोल उठे, हमने तो ऐसा नहीं कहा, पर क्या आपको लगता है आपने गलती की है? इतना सुनते ही द्विजोक्तम मिश्र गुस्से से आग बबूला होते हुए बोले, तुम सब यहाँ क्या मुझे डराने आए हो? आपको पता है मैं कौन हूँ? हम लोग ऊर्ध्वतन सिद्ध पुरुष के तांत्रिक परिवार हैं। आपको पता है मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। आप लोगों ने सोचा क्या है कि मैं आपको नौकर हूँ जो आपके सभी बातों का जवाब दूंगा? तुरंत ही द्विजोक्तम मिश्र के दोनों पैर पकड़ लिया भवेश बाबू ने और कांपते स्वर में बोले, स्वामी, मैंने शादी नहीं किया है, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। बचपन के दोस्त का लड़का, उसी को अपना बेटा मानता हूँ। आज वह बहुत ही विपत्ति में है स्वामी। उस मूर्ति को घर ले जाकर वह अपने मन से खेल रहा है, इसलिए उसके जीवन में घोर काल रात्रि आ गई है। मैं ब्राह्मण हूँ, जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, न ही किसी को धोखा दिया, लेकिन वह लड़का मेरा है। उसको बचाइए स्वामी, बचाइए। महामाया आपको आशीर्वाद देंगी। इतना कहते हुए भवेश बाबू रो दिए। द्विजोक्तम मिश्र कुछ देर सर झुकाकर बैठे रहे। फिर जब मुख उठाया तो अब मुख की रेखाएं कोमल हो गई थी। फिर बोले, आप लोगों को जो सब बताऊंगा वो केवल मौखिक रूप से ही हमारे वंश में चली आ रही है, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। हमारे पूर्व पुरुष दनुज दमन मिश्र मुंडा सरदार के दिए काली मूर्ति को पाकर राजा चंद्रमल के काम को छोड़कर चले आए। इस इलाके में तब यहाँ के जमींदार थे विश्वेश्वर चक्रवर्ती। उनका एक छोटा भाई था
सहस्राख चक्रवर्ती। ये ब्राह्मण होने के बावजूद लोगों के रोग विष वैद्य की अभूतपूर्व जानकारी थी। सहसराज जब 30 साल की उम्र के थे तब एक दिन कहीं चले गए। विश्वेश्वर अपने छोटी गुणी भाई को अपने संतान की तरह स्नेह करते थे। उन्होंने पागलों की तरह सहस्राग को खोजा पर उनका कोई अता पता नहीं। फिर 20 साल बाद सहस्राग फिर आ गए इस जमींदारी में। विश्वेश्वर तब 65 वर्ष के प्रौढ़ और उनका खुद का लड़का तब 40 साल का था। फिर भी उन्होंने सहस्राग को जमींदारी की भार खुद के ऊपर लेने को कहा, किंतु जो सहस्राग गए थे वो युवा विष वैद्य और जो लौट के आए थे वो घोर वामचारी तांत्रिक। वह रक्तांबर के सिवा कुछ पहनते नहीं थे, सात्विक भोजन छोड़ कुछ ग्रहण नहीं करते, पूरे मुख पर बड़े बड़े दाढ़ी मूछ और ऊपर जटा। वो केवल वामाचारी तांत्रिक सन्यासी नहीं थे, तिब्बती वज्रयान तंत्र तब वो सिद्ध कर चुके थे। जमींदारी लेने की बात तो बहुत दूर थी, आते ही उन्होंने एक यज्ञ कर घोषणा किया कि इसके बाद से चक्रवर्ती परिवार में जब भी कोई भातृविरोध शुरू करेगा उसका सर्वनाश होगा। बड़े भाई के पुत्र को यज्ञ से एक ताबीज़ बना कर दिया जिससे उसके और उसके आने वाले वंश में किसी को धन की कमी न हो, जिससे भातृ विरोध की छाया इस घर से छू भी न पाए। क्रम से जाना जाता है सहस्राग भागकर पहले नेपाल और उनके बाद तिब्बत गए थे। नेपाल के तराई क्षेत्र में एक तांत्रिक के पास वो वामाचारी तांत्रिक की दीक्षा ली। लगभग 10 साल वहाँ रहकर वो चले गए तिब्बत। वहाँ पर तब वज्रयान बौद्ध धर्म के गौरवमय का अध्याय था। सहस्राग एक प्रसिद्ध तांत्रिक गुरु को पाकर वज्रयान तंत्र साधना में मग्न हुए। बहुत ही मेधावी होने के कारण जल्द ही उन्होंने वज्रयान के सभी मार्ग को पार कर लिया। साथ में ही अपने रोग विष वैद्य की जानकारी तो थी ही। तिब्बत में तब भयानक अराजकता का समय था। गैर उपजातीय शासक रिनपुंगस्पा के राजवंश का अंतिम समय की शुरुआत था। राजधानी सिगात्से के गवर्नर कर्मासेतेन ने विद्रोह किया। उन्होंने चुपके से सहस्राग के गुरु को बुलावा भेजा। तंत्र शक्ति की सहायता से विजय होने के लिए वह तिब्बतीय धर्मगुरु स्वयं नहीं गए वरन सहस्राग को वहां भेजा। सहस्राग ने जाकर देखा अवस्था बहुत ही संगीन है। इसी बीच कर्मासेतेन की एकमात्र पुत्री शत्रुपक्ष के कूट काल से मरने के समय पर आ गई थी। सहस्राग ने देखते ही जान लिया कि वह बहुत ही विष रोग से ग्रसित है। उनके विद्या के बल पर उसको एक नया जीवन मिला, पर यही सब गड़बड़ी ठीक नहीं हुई। उन्होंने चाहा था कि लड़की को मारकर कर्मासेतेन को दुर्बल कर देंगे। अब वो पीछे पड़ गए सहस्राग के। तब सहस्राग ने उस मूर्ति को बनाया। आप लोग अगर ठीक से मूर्ति को देखेंगे तो समझ जाते कि ये पूरी तरह एक हिंदू मूर्ति है। सहस्राग के मुख से मौखिक वर्णन सुनकर एक तिब्बतीय मूर्तिकार ने इसे बनाया था, इसलिए देखने से तिब्बती मूर्ति लगती है। यह मूर्ति बनाने के बाद एक अमावस्या की रात को सहस्राग ने खुद उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की। उस दिन सुबह पूर्णग्रास सूर्य ग्रहण भी था। तंत्र की धारणा के बारे में आपको कुछ पता है मास्टर साहब? भवेश बाबू बोले, ज़्यादा कुछ नहीं पता, वही उच्चाटन, स्तंभन, माराटन, यही कुछ। कुछ देर चुप रहने के बाद युक्तम मिश्र फिर बोले, हिंदू व बौद्ध तंत्र को मिलाकर जितने भी क्रिया सीखे थे सहस्राग ने, उसी से धीरे धीरे करके मूर्ति की बीज क्रिया को तैयार किया था। इस मूर्ति की क्रिया करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। शासक रिनपुंगस्पा का राजवंश पूरे वंश के साथ मिट गया और कर्मासेतेन समस्त तिब्बत के राजा हुए। इसके बाद कर्मासेतेन ने जोर दिया कि वह मूर्ति के साथ वहीं पर रह जाएं। राजगुरु के पद लेने का भी अनुरोध किया।
अनुरोध किया, किंतु विधि की लीला कुछ और थी। हरदम उड़ने वाले पंछी को क्या कभी सोने के पिंजरे में बंद रखा जा सकता है? और सहस्राख ये भी जानते थी कि मूर्ति के पैशाचिक शक्ति के आकर्षण के कारण और किसी निम्न तांत्रिक के पास अगर वो गया तो भारी प्रलय आ सकता है। इसलिए एक बारिश की रात अंधकार में मूर्ति को लेकर सहस्राख भाग गए। वह सीधे आ गए खुद के घर इस बमन गछिया में। यहाँ पर आकर एक समारोह में उस मूर्ति को अपने घर में प्रतिष्ठित किया और उस मूर्ति के नित्य तांत्रिक पूजा का भार हमारे पूर्व पुरुष धनुज दमन के हाथ में। धनुज दमन काली भक्ति थे, तांत्रिक नहीं थे। सहस्राख ने उन्हें स्वयं वामाचारी तंत्र विद्या सिखाया। गुरु ने बहुत ही उपयुक्त शिष्य पाया था। किसी एक तांत्रिक प्रक्रिया के दौरान उन्होंने धनुष दमन के रक्त प्रतिज्ञा करवा लिया कि जितने दिन यह जमींदार घर चक्रवर्ती परिवार के नाम रहेगा उतने दिन तक धनुष दमन के वंशज उस सहस्राख के लिए लाए मूर्ति की नित्य सेवा करेंगे। उसी मूर्ति के दम पर ब्रिटिश शासन, बाढ़, 2 विश्व युद्ध, दंगा, देश विभाजन कुछ भी इस जमींदार को घर नहीं छू पाया। और तब से हम मिश्र परिवार के हर एक संतान तांत्रिक व वंशानुगत इस चक्रवर्ती परिवार के पुरोहित हैं। सहस्राख के बाद भी गृहस्थ में नहीं रहे। बड़े भाई विश्वेश्वर मर गए 1-2 साल बाद। जिस दिन श्राद्ध क्रिया समाप्त हुई उसी दिन उन्होंने विश्वेश्वर के लड़के विश्वनाथ के नाम पर विशेष गृह यज्ञ किया और उसी दिन रात को सहस्राख ने द्वितीय और अंतिम बार के लिए गृह त्याग किया। उसके बाद उनका खोज और किसी ने नहीं पाया। मुकेश बोला, क्या यही वो मूर्ति है जिसे आपने मुझे दिया? म्लानी हंसी में द्विजोत्तम मिश्र बोले, हाँ बेटा, वैसा ही निर्देश था धनुष दमन का अपने वंशजों के लिए। जिस दिन चक्रवर्ती परिवार के उत्तराधिकारी इस मूर्ति को खुद से घर नहीं रखेंगे उसी दिन हम लोग खुद इस मूर्ति की माया से मुक्त हों। भवेश बाबू चिंतित मन से बोले, पर क्यों स्वामी, ये कौन सी देवी हैं? ये तंत्र विद्या क्यों जरूरी है? ये इतनी भयानक क्यों है? ये कौन है? फिर कुछ देर शांत रहे द्विजोत्तम मिश्र, फिर बोले, ये असल में अत्यंत शक्तिशाली मंत्र सिद्ध 10 महाविद्याओं में से एक मूर्ति है। पहले ही मैंने कहा है, अगर आपको अपने मूर्ति को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि यह एक हिंदू मूर्ति है एवं ये 10 महाविद्या में से कोई एक देवी है। कौन सी देवी की मूर्ति है स्वामी? धीरे से भवेश बाबू ने पूछा। एक आतंकित भाव खेल उठा चक्रवर्ती घर के उस अंतिम पुरोहित द्विजोत्तम मिश्र के चेहरे पर। वह भी मुख नीचे करके फिसफिसाकर बोले, ये ऐसी वैसी देवी नहीं हैं, ये हैं 10 महाविद्या में से 9वीं महाविद्या की भयंकर देवी मातंगी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी आगे कंटिन्यू रहेगी। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।